1947-48 से लेकर कई ऐसे वर्ष आए जब पाकिस्तान ने भारत पर धोखे से आक्रमण किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन 1999 का करगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में पाकिस्तान को इतनी तगड़ी शिकस्त मिली कि उसके बाद वो कभी भी दोबारा सर नहीं उठा सका, कभी भी एक पूर्ण युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। आज हमें टाइगर हिल पर डिप्लोमेट दुश्मन के ऊपर हमला करके उसे बर्बाद करने का टास्क मिला हुआ है। क्या आप उस टास्क को पूरा करने के तैयार हो? वो ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान को सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। इस लड़ाई में अहम रोल था हमारे जवानों का अदम्य साहस, हमारी टीम स्पिरिट और हर जवान का जोश और जज्बा। वो ऐसा युद्ध था जिसने भारत के पराक्रम का परचम बुलंद किया। दुश्मन चाहे हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन दुश्मन के ऊपर हमारी कड़ी नजर रहती है ताकि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वो ऐसा युद्ध था जो छल कपट विश्वासघात की बुनियाद पर शुरू हुआ। यहाँ की चोटियों में बलिदान, वीर गाथाओं जैसी बहुत सारी कहानियां हैं जो इन चट्टानों में बसी हुई। वो ऐसा युद्ध था जो वीरता, विश्वास और भारत की विजय के साथ समाप्त। पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी थी, उसको पूरी को खत्म किया गया। युद्ध केवल जय और पराजय का पैमाना नहीं है, युद्ध तय करता है इतिहास, युद्ध निर्धारित करता है भूगोल। ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहां हर बात दुश्मन के पक्ष में थी, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहा। जब हमारे जवान 5140, टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसे नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक अलग ही गर्व और अलग ही श्रद्धा भाव पैदा होता है। हमारी बटालियन ने पॉइंट 5140 और 4875 के ऊपर कब्जा करके दुश्मन का मोराल बुरी तरह से तोड़ दिया था। हम आज भी 26 साल बाद जब महसूस करते हैं कि जब वही मिट्टी है जहां पर हमारे सीनियर ने अपने खून को बलिदान किया था। दुश्मन ऐसी तैयारी से आया, ऐसे धोखे से घात लगाया, ऐसी अभेद रणनीति बनाई, पर भारत के रणबांकुरों ने न तो सुना है ये शब्द, न सीखा है हारना। वो तो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं, पर्वतों को चुनौती देते हैं, कड़कड़ाती ठंड को पिघलाते हैं, जज्बातों में देशभक्ति का उबाल लाते हैं। जब एक जवान पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तब ही वह एक असली सोल्जर बनता है। हर एक जवान जानता है कि ये मुश्किलातें ही हमारे कर्तव्य का एक हिस्सा ही है। जोश, जज्बा और जुनून नहीं बदला, लेकिन समय के साथ भारतीय सेना में तकनीक बदली है, हथियार बदले। आक्रमण के हथियार कैसे बदली, ये हमने आपको दिखाया। अब इस क्षेत्र में बचाव का भी एक नमूना देखिए। स्वाति, ये एक ऐसा रडार है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर, जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर लोकेशन बताती है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को इसीलिए बनाया गया ताकि अपनी ओर आते दुश्मन के गोले, रॉकेट या मोर्टार्स को ट्रैक किया जा सके। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रेडार दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है, रॉकेट या छोटे मिसाइल को ट्रेस कर लेता है, साथ ही मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है और नष्ट करने में मदद करता है।
अगर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से कहीं से दुश्मन का फायर आ रहा हो, उनका आर्टिलरी फायर, रॉकेट कहां से आ रहा है ये निर्धारित करना हो ताकि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो वो कैसे पता लगाया जाए? उसके लिए भारत का ये वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति। बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। भारतीय सेना की ताकत को अगर हम आज के दौर में समझना चाहते हैं तो स्वदेशी निर्मित हथियार और उपकरण उसमें बहुत अहम हो जाते हैं। भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत हमेशा हमारे सैनिक ही होंगे, लेकिन उनके जो साथी होते हैं, उनके जो हथियार होते हैं, उनका बेहतर होना, उन्नत होना उतना ही आवश्यक होता है। क्योंकि तिरंगे की शान अगर हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है तो वो सब इन्हीं भारतीय सैनिकों के कारण। ये पूरा क्षेत्र जब आप देखते हैं तो देखकर ही इस सोच में डूब जाते हैं कि आखिर कैसे इन पहाड़ी चोटियों पर हमारे सैनिकों ने वो युद्ध लड़ा होगा, वो विजय हासिल की होगी। मेरे पीछे टाइगर हिल देखिए, 0.4875 जिसे आप बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं, राइनोज हॉर्न देखिए, 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाइयां हैं ये। और जब हम इन ऊंचाइयों की बात करते हैं तो सबसे बढ़कर बात क्या हो जाती है कि हमारे सैनिकों के लिए सुविधाएं किस तरीके से बदली हैं 1999 से लेकर अब तक, किस तरीके से उस ऊंचाई से, उस ठंड से जूझने के लिए उन्हें मजबूत किया गया है, उनके उपकरण उस हिसाब के, उनका पहनावा उस हिसाब का किया गया है। रण क्षेत्र की रणनीति भारत के सैन्य नेतृत्व की ताकत है और युद्ध भूमि पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सैनिकों का जज्बा है। हथियारों के बल पर उस जज्बे को हरा पाना असंभव है। इस देश की मिट्टी ऐसे वीरों को उपजती है जो बलिदान की परंपरा को साथ लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। इस युद्ध में हिंदुस्तान का हर सैनिक परमवीर था। रणभूमि की जटिलताओं को समझते हुए, रण की चुनौतियों को जानते हुए अपना सर्वस्व झोंक देने को तत्पर। द्रास हमारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये एक हमारे लिए सम्मान, एक जिम्मेदारी और हमारे लिए एक जज्बात है। क्योंकि ये वही जगह है जहां सन 1999 के अंदर हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ यहाँ पर न्यौछावर कर दिया। इस धरती पर उन्होंने अपना खून बहाया है। जब भी कोई जवान यहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो यहाँ द्रास की मिट्टी को महसूस करता है और यहाँ पर वह बड़े गर्व के साथ वो अपने आप को बाद में और अपने कर्तव्य को पहले मान करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और अपनी ड्यूटी करता है। अगर हमारे सैनिकों की हिम्मत नहीं होती तो महीनों की तैयारी के साथ मैदान में उतरा पाकिस्तान नहीं हारता। अगर हमारे सैनिकों की ताकत नहीं होती तो हजारों फीट की ऊंचाई पर मजबूती से काबिज पाकिस्तान के पांव नहीं उखड़ते। अगर हमारे सैनिकों का हौसला नहीं होता तो करगिल की कठिन जंग में केवल 2 महीनों में नतीजा नहीं निकलता। लेकिन हिंदुस्तान के बेटों की हुंकार के आगे बड़े बड़े दुश्मन पस्त हो जाते हैं। करगिल युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। और फिर आती है एक राष्ट्र की जिम्मेदारी कि इन वीर सपूतों के लिए कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने में साजो सामान का सहयोग बढ़ाया जाए। फरवार्ड इलाका पर बनाए गए तकनीकी से बनाए गए शेल्टर वहाँ काफ़ी मजबूत हैं और उसके अंदर फिट किए गए हीटिंग सिस्टम जो कि कैरो हीटर बोकारी जवानों को सर्दी से काफ़ी राहत मिलती है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -35 डिग्री से लेकर -40 डिग्री के नीचे चला जाता है। क्लाइमेट में ढलने के लिए हमें एक्सट्रीमली कोल्ड गियर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड स्नो बूट्स, इनरवेयर, स्नो गॉगल्स, बालाक्लॉज। इसे एक जवान के बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है।
युद्ध का परिणाम केवल जय और पराजय नहीं होता है। युद्ध का परिणाम पराक्रम से होता है। तिरंगे की शान और भारत माता की आन के आगे हमारे देश का कोई सिपाही अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं करता। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ ही ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया। रणभूमि में तैनात हर एक वीर ने शौर्य की अनमोल विरासत हर देशवासी के लिए छोड़ी। करगिल विजय दिवस का जश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एक भारतीय के लिए, लेकिन इस साल क्यों और ज्यादा अहम हम कह रहे हैं क्योंकि एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर और आज हम आकलन यही कर रहे हैं कि करगिल विजय दिवस से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के विजय के एक वर्ष बाद कितना आगे भारत बढ़ा है। और हम कह सकते हैं कि बहुत आगे भारत बढ़ा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय के वो उपकरण आपको बताते हैं कि जय जवान के साथ जब जय विज्ञान जुड़ जाता है तो तस्वीर भारत की शक्तिशाली ऐसी रहती है जो विश्व विजय के संकेत देती है। हमारे साथ इस समय एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे उपकरण दिए जो भारतीय सेनाओं ने इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत फख्र की बात होगी। पुनीत कौरा जी हैं जो कि MD और CEO हैं सैम्पल एवियोनिक्स के। ये समझाइए कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर और एक तरीके से एक टेलीवाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था जिसे भारत में बैठा बच्चा बच्चा देख रहा था, उस समय आपकी ही जो कंपनी है उसके बनाए हुए जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले थे उनका इस्तेमाल हो रहा था। क्या क्या मायने रखते हैं कि आप मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल भारत की तरफ से उन सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दे रहे हैं? श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और आई थिंक अगर आप देखो दुनिया में आज की डेट पे कई जगहों पे डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर रही है ये इंडस्ट्री, वो सामने आ रहा है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे जिन्होंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया, उनमें हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए थे। उनको हम ईगल आइज भी बोलते हैं एयरफोर्स की, क्योंकि उनके थ्रू ही आप देख पाते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि उसके बिना प्लेन उड़ नहीं सकता। बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उन डिस्प्लेस पे आती है जो कि कॉकपिट्स में के थ्रू देखी जाती है, तो इसीलिए उनको आंखें भी कहा जाता है। तो ईगल आइज ऑफ द एयरफोर्स एंड बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है। हम बहुत इस बात से गर्व फील करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो पाए और देश के लिए योगदान दे पाए। बहुत इंटरेस्टिंग ये हो जाता है अगर हम पुराने वॉर से कंपेयर करते हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि युद्ध के बीचों बीच आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और जिस देश से आप उसे आयात करते हैं वो देश आपको देने में देरी कर रहा है, आनाकानी कर रहा है। अलग अलग एक्सेस हैं इस दुनिया में। आज जब एक कॉन्फ्लिक्ट के समय भारत में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो हमें एक तो नंबर 1 स्वतंत्रता देती हैं कि हमें किसी से उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमारी फोर्सेस की जरूरत शायद हमारी कंपनियां बेहतर समझेंगी। आज की डेट पे जब पूरे दुनिया में सब अपने आप के बारे में सोच रहे हैं और अपनी कंट्रीज को पहले कंट्री फर्स्ट वाला जो एक मूवमेंट है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसमें हम लोग अब जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाए पिछले 12 साल में बहुत काम आने वाली। आई थिंक जहाँ तक कि हमारे प्रोडक्ट्स का सवाल है, मैं कुछ और आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट जनरली हम लोग कई ऐसे क्षेत्रों में और घुस रहे हैं जो कि स्ट्रेटेजिक क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बने, और उसमें ऑफ कोर्स हम लोग अपना जो भी योगदान हो सकता है वो दे रहे हैं। एवियोनिक्स, अगर ये हमारे आम दर्शकों के लिए आप एक्सप्लेन कर सकें और उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी जिनका आपने जिक्र किया कि सरल भाषा में लोग समझ सकें कि क्या बन रहा है। बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई भी हवाई जहाज़ देखते हैं, फाइटर प्लेन देखते हैं या फिर सिविलियन जेट देखते हैं, 35 से 25% के बीच एवियोनिक्स होता है। एवियोनिक्स का मतलब होता है एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं वो इस 25 से 35% की रेंज में होते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं वो इसी 25 से 35% के
एरिया में काम करते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ हवाई जहाज को उड़ाने के लिए काम आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पायलट को दिखाते हैं कि उनको कहाँ पे उड़ना है और कहाँ पे दुश्मन का प्लेन है, कहाँ पे हमारा प्लेन है, जैसे फ्रेंड एंड फो बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसको बोला जाता है, वो एक और एरिया है जहाँ पे हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंट काम कर रहे हैं। और इस तरह के कई और एरिया, रेडार होता है जो कि फिर से आपका सिग्नेचर बोला जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट अगर उड़ रहा है तो वो कैसे उसको हम लोग, अब आजकल एक टेक्नोलॉजी आई है ऐसा रेडार करके, जिसमें बेसिकली हम चाहते हैं कि दुश्मन हमें नहीं देख पाए, हमारे को एयरक्राफ्ट को नहीं देख पाए, पर हम उनको देख पाए। इस तरह के बहुत सारे आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज इस देश में अब डेवलप हो चुकी हैं और हम लोग काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बन गए और एवियोनिक्स ये सारा एरिया जो है वो कवर करता है। DRDO हो गया जो इतने सालों से भारतीय सेनाओं के लिए चीज़ों को डेवलप कर रहा है, HAL है जो एविएशन के क्षेत्र के लिए बहुत काम, अब ड्रोन्स भी बहुत बना रहे हैं। अगर मैं DRDO, HAL और प्राइवेट इंडस्ट्री के समन्वय की बात करूं, तालमेल की बात करूं, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने खुद DRDO के साथ ही शुरुआत की। हमारा पहला प्रोडक्ट जो बना वो DRDO ने फंड किया था डेवलपमेंट उसका। MFD उन्हीं का बनाया हुआ, उनके साथ बनाया हुआ प्रोडक्ट है। आज की डेट में हम उसको नॉट ओनली अपना हिंदुस्तान बट पूरे विदेश के बहुत सारे एयरफोर्सेज इसको यूज़ कर रहे हैं। मलेशियन एयरफोर्स हमारा कस्टमर है, फ्रेंच एयरफोर्स हमारा कस्टमर है और ऐसे कई और कस्टमर्स बन गए हैं हमारे, जहाँ की ये देश का झंडा लेके हमारे प्रोडक्ट्स पहुँच रहे हैं। तो जब हम साथ में होते हैं तो 1+1 11 बन सकते हैं। मेरे को इसकी पूरी उम्मीद है। मुझे इसी थॉट के साथ बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि पूरा देश को भी एक साथ मिलना होगा। जिस तरीके से सरकारी और प्राइवेट एक साथ आकर देश की सेनाओं के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति दूसरे का हाथ थामे, तभी भारत सशक्त रहेगा। और करगिल विजय दिवस पर इससे बेहतर संदेश क्या हो सकता है? करगिल की विजय ने बहुत कुछ बदला। सरहद पर हमारी तैनाती से लेकर विश्व में हमारे रुतबे तक भारतीय सेना कठिन से कठिन इलाकों में मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी तैनात रहती है। पाकिस्तान करारी हार के बाद फिर युद्ध छेड़ने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। द्रास करगिल की इन ऊंची पहाड़ियों को देखकर और करगिल के उस युद्ध को याद करके यही ख्याल मन में आते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन्स अमित बदवार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।